जय हिंद बच्चों। कल हमने परमाणु चैप्टर शुरू किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और कल के चैप्टर में हमने क्या जाना, एक बार उसको धीरे से रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, कल हमने जाना था कि परमाणु क्या होता है। बच्चों, परमाणु आज से पहले तो हम जानते थे कि सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। और ऐसा किन्होंने कहा था? ऐसा कहा था बच्चों महर्षि कणाद ने। बच्चों, इनके बाद में जब खोजें हुई तो पता चला कि परमाणु में 3 कण विद्यमान होते हैं, 3 पार्टिकल विद्यमान होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये विद्यमान होते हैं, यानी कि परमाणु तो सबसे छोटा कण नहीं होता, इसके बाद भी इसको विभाजित किया जा सकता है। और विभाजित करने के बाद अभी करंट में ये स्टेटस है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे भी छोटे कण होते हैं जिन्हें कहते हैं क्वार्क कण। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों भी क्वार्क कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि ये तीनों भी सबसे छोटे कण नहीं हैं। सबसे छोटे कण क्या है अभी? क्वार्क कण। क्या पता बच्चों आगे भविष्य में खोजे हों और ये आ जाए कि ये क्वार्क कण भी सबसे छोटे कण नहीं हैं, इनसे भी छोटे कण विद्यमान होते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे छोटे कण क्या हो गए? क्वार्क कण। और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? कि ये होता है नाभिक, जहाँ धनावेश विद्यमान होता है, और यही न्यूक्लियॉन्स का, इसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस। और इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स की संख्या ही क्या होती है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और कक्षाओं को क्या कहा जाता है? शेल। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन पे आवेश कितना पढ़ा था हमने? पहले तो ये बात कि प्रोटॉन पे हमने पढ़ा धनावेश, न्यूट्रॉन पे पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पे पढ़ा ऋणावेश, और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश। प्रोटॉन पे आवेश कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों में बराबर होता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। और इस पे 0। ये तो हो गया आवेश, यानी कि चार्ज। इसके बाद में हमने इनके मास के बारे में बात की थी कि इनका मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का होता है 1.67 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। बच्चों, प्रोटॉन का 27 होता है, हमसे गलती होगी, 27। और लगभग इतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन का। ये होगी बच्चों इनके द्रव्यमान की बात, मास की बात। इसके बाद में हमने अगली चीज पढ़ी थी
कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, सॉरी थॉमसन ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हमने जो नाभिक की बात की थी वो की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और जो प्रोटॉन था उसका नामकरण भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इसके बाद प्रोटॉन की खोज का श्रेय तो जाता है गोल्डस्टीन को, और इसकी नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताया था चैडविक ने। कौन सा चैडविक? जेम्स चैडविक। इतना बच्चों हमने कल क्लियर कर लिया था। उसके बाद में हमने एक बात और कर ली थी इसके साथ में, वो बात थी कि समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। और प्रोटॉनों की संख्या समान होने से क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होंगे। समान, इसका अर्थ है कि इसमें क्या बदलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। जब न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी तो ऑटोमेटिक ही उसका भार चेंज हो जाएगा और वो समस्थानिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक समान है। कैसे? जैसे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ये होता है ट्राइटियम। और किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। उसी प्रकार से बात आती है संभारिक की। तो संभारिक में क्या होता है? प्रोटॉन असमान, मतलब परमाणु क्रमांक असमान। यदि प्रोटॉन समान होते तो उन्हें हम समस्थानिक कह देते। प्रोटॉन असमान होते हैं, न्यूट्रॉन असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन हैं उनका योग हमेशा बराबर होगा। उनका योग हमेशा बराबर होगा। किनमें? जो दो संभारिक हमें दिए हुए हैं उनमें योग बराबर होगा, तभी हम उनको संभारिक कहेंगे। दो तत्व अगर दिए हुए हो और उनके भार बराबर आ जाए, उनके परमाणु भार बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं संभारिक। और दो तत्व दिए हुए हों और उनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये समस्थानिक है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि किसी भी तत्व को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि आवेश होगा तो इधर की साइड पे लिखते हैं, लेकिन फिर ये तत्व नहीं होता। आवेश आने के बाद इसे हम आयन कहेंगे। और यहाँ पे X क्या है? तत्व का सिंबल या संकेत। ठीक है, X क्या है यहाँ पे? तत्व का संकेत या सिंबल। इसके अलावा हम बात करें कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों का योग। ठीक है, यहाँ तक हम कल क्लियर कर चुके थे। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। परमाणु का आगे का पोर्शन कि परमाणु में हमें आगे क्या पढ़ना है। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है एकीकृत परमाणविक भार इकाई। अब ये क्या होती है कि बच्चों परमाणु बहुत छोटा कण होता है और उसके लिए हम अगर परमाणु भार की बात करें तो वो बहुत कम हो जाएगा। कि जैसे परमाणु का कितना था? एक प्रोटॉन का कितना था? 27 kg। इतना छोटा कण है, यदि हम इसे किलोग्राम में ही मापते रहेंगे तो बच्चों गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि -27 है और 27
बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसको मापने के लिए वैज्ञानिकों ने छोटी इकाइयाँ बनाई, जैसे प्रकाश वर्ष था। तो प्रकाश वर्ष कितने ज़्यादा बड़ा यूनिट था किसका, दूरी का, कि उसमें 10⁻27 पॉजिटिव में आती थी बच्चों, यानी कि 10 के पीछे 27 जीरो होंगे तब एक प्रकाश वर्ष के इक्वल होगा। इसमें तो माइनस में है बच्चों, 1 के बटे में 10 के पीछे 27 जीरो, इतना छोटा है परमाणु का प्रोटॉन। इसलिए वैज्ञानिकों को आवश्यकता हुई कि छोटी यूनिट बनाई जाए, छोटी इकाई बनाई जाए, ताकि जब मेज़र किया जाए या जब इसके बारे में कुछ लिखा जाए तो हम इजीली समझ पाएँ कि ये किस प्रकार से मेज़र कर रहे हैं। इसलिए छोटी इकाई बनाने की आवश्यकता हुई, और जो छोटी इकाई बनाए उसे कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में क्या कहेंगे, एकीकृत परमाणविक भार इकाई। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु एक बहुत छोटा कण होता है जिसे आप आँखों से नहीं देख सकते। बच्चों 10⁻⁻15 कोटि का तो नाभिक होता है, और ये परमाणु होता है वो होता है 10⁻10 मीटर की कोटि का। इतने हम कहाँ से आंखों से देख पाएंगे बच्चों, परमाणु बहुत छोटा होता है, और वह इतना हल्का होता है कि उसका द्रव्यमान किलोग्राम या ग्राम में बताने पर बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए AMU में परमाणु का द्रव्यमान बताया जाता है। बच्चों यदि हमें कहा जाए कि परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, 27 बार तो पहले जीरो लगाएंगे, उसके बाद में कहेंगे 1.67 या 167। 27 बार जीरो लगाने के बाद हम कहेंगे 167, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ करते हैं इसका, और उन्होंने यूनिट बनाई जिसे AMU कहा जाता है। और एक AMU का मतलब क्या होता है, एक AMU सामान्य कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से का मतलब समझे, यह है किसी परमाणु का 12वां हिस्सा के द्रव्यमान का बराबर होता है। एक AMU बराबर 1.66, और 1.67 किसका होता है बच्चों, परमाणु का न्यूट्रॉन का। तो ये हो गई हमारी एक एटॉमिक मास यूनिट, इसका मान कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 माइनस में और किलोग्राम। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उनका मास भी लगभग इतना ही होता है, उनका 1.67 होता है बस, और इतना ही होता है। बच्चों इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट ऊर्जा देके, 1 वोल्ट विभव देके यदि त्वरित किया जाए तो उसमें 1 वोल्ट ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट ऊर्जा दी जाती है त्वरित करने के लिए, तो उसमें जो एनर्जी विद्यमान होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इतना समझ में आया बच्चों। और ये नोट ये चीज़ दर्शाता है कि जैसे आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक संबंध दिया था E बराबर, आपके थोड़ी देर में आने भी वाला है अगली स्लाइड्स में। इसमें यह होता है कि E का मान तो होता है एनर्जी, M बराबर होता है द्रव्यमान, C बराबर होता है प्रकाश का
वेग। तो जब आप द्रव्यमान को एक AMU लिखेंगे तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी बच्चों, 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 मतलब मेगा, इसलिए इसे MeV लिख देते हैं। ठीक है, एक AMU में कितनी एनर्जी होती है, 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसके बाद में हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, नाभिक का आकार। कि जब आपने बताया नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो बच्चों जैसे हाइड्रोजन है 1H1 होता है, इसमें तो एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसमें तो 16 होते हैं टोटल, इनमें से 8 तो होते हैं प्रोटॉन, 8 होते हैं न्यूट्रॉन। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नाभिक सारे बराबर होते हैं। जब एक जना रह रहा है तो उसके लिए कम जगह चाहिए, जब 16 जने रहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए। घर में एक ही मेंबर है तो घर छोटा होता है, और जब 16 है तो आपको घर बड़ा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब ये बात आई सामने कि जब अलग अलग होते हैं, नाभिक के आकार ही अलग अलग होते हैं, तो उन्हें निकाले कैसे। तो उसका आकार बनाने के लिए प्रयोगों से ये फॉर्मूला निकल के आया कि नाभिक का आकार के लिए हम निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या के बाद तो हमें आता ही है, त्रिज्या याद हो हमें तो उसका आकार निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो त्रिज्या के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया कि जो R बराबर R0, यह है नियतांक, और जो परमाणुविक संख्या है या परमाणु भार है उसकी घात कर दी 1/3। तो जब हमें दिया जाएगा कि ऑक्सीजन का कितना है 16, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे, उसका 1/3 करेंगे और नियतांक से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु का आकार। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पे R क्या है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या, जो हम जिसकी सहायता से हम परमाणु का आकार निकालेंगे। R0 क्या है बच्चों, नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, नाभिकीय इकाई त्रिज्या। और A क्या है यहाँ पे, परमाणु का द्रव्यमान, जिसका हमें आकार निकालना है। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों नाभिकीय बल। हमने बलों की बात की थी, हमने कूलाम बल पढ़ा, हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, इसी प्रकार हमने अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल पढ़ा। इसी प्रकार से बच्चों जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में किस प्रकार रह पाते हैं, उनका अस्तित्व किस प्रकार होता है, उसे समझाता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बलों की सहायता से परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या की जाती है। वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आकर्षण में रहते हैं, किस कारण, नाभिकीय बलों के कारण। तो आइए पढ़ते हैं कि नाभिक के अंदर वह बल जो न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, वो होता है नाभिकीय बल। ये 2 टाइप का होता है, एक तो प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल क्या होता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। और प्रबल क्यों होता है बच्चों, कम परास का होता है। आप सोचो कि सूर्य है और धरती है, इसमें लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो बच्चों उनका जो परास होता है 10 की घात माइनस की जगह 10 की घात प्लस 15 मीटर का होता है, इतना ज़्यादा होता है।
इसलिए जब वो बल इतनी दूर की वस्तुओं पर कंट्रोल करते हैं तो दुर्बल तो होने ही है बच्चों। लेकिन ये जो प्रबल इसलिए है क्योंकि इसकी परास होती है नाभिक के अंदर अंदर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर, और ये इतनी अल्प होती है, इसीलिए जब वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों को आकर्षित करते हैं तो अधिक बल लगा पाते हैं। इसलिए नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम परास के होते हैं। इसके बाद में दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। यह भी लघु परास वाला बल है। बच्चों नाभिक का तो आकार ही बहुत छोटा होता है ना, यदि इसमें कोई बल प्रभावी है तो सीधी सी बात है कि वो लघु परास या कम परास के ही होंगे। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल, जबकि विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बलों से दुर्बल होता है। प्रबल नाभिकीय बलों से दुर्बल होता है। ठीक है, तो नाभिकीय बल समझ में आया बच्चों। नाभिकीय बल क्या होता है? जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, इससे नाभिक स्थायी रहता है, वो होते हैं नाभिकीय बल। दो होते हैं, प्रबल जो अधिक गति से अधिक प्रभाव से लगते हैं, दुर्बल जो कम प्रभाव से लगते हैं। प्रबल क्यों होते हैं? क्योंकि परास बहुत कम होती है और आवेश पर निर्भर नहीं करते। इसके बाद में बच्चों एक नोट है, और नोट की सहायता से हम अन्य जो बल हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों ये जो 4 बल हैं ये मूलभूत बल हैं। इसके अलावा इनसे मिलते जुलते बल बहुत सारे हैं। जैसे कूलाम बल है, वो विद्युत चुंबकीय बल से मिलता जुलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता जुलता है। जो मूल हमें बल दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, उनकी परिभाषा 4 की है, और वो 4 निम्न प्रकार हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, यह दुर्बल बल होता है और अनंत दूरी पर भी कार्य करता है। अनंत दूरी पर कार्य करता है बच्चों, इसीलिए ये दुर्बल बल होता है। यदि कम दूरी पर करता तो ये भी प्रबल होता। इसके बाद में आता है दुर्बल नाभिकीय बल। यह भी दुर्बल बल होता है जो अत्यंत कम दूरी पर लगता है, और एक किन के मध्य लगता होगा? जैसे हाइड्रोजन में, हीलियम में, इन जैसे छोटे छोटे तत्वों पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। उसके बाद में आता है तो विद्युत चुंबकीय बल। यह प्रबल बल है जो अनंत दूरी पर भी कार्य करता है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद में अगला है बच्चों प्रबल नाभिकीय बल। यह भी प्रबलतम बल है। सबसे ज़्यादा प्रबल यही होता है बच्चों। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रबल बल की बात करें तो वो कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल, जो अनंत कम दूरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम दूरी पर कार्य करता है। तो बच्चों ये 4 थे प्रकृति के 4 मूलभूत बल। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है द्रव्यमान शक्ति या बंधन ऊर्जा। बच्चों जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो जो हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों को जोड़कर निकालेंगे उससे कम होता है। पता नहीं क्यों होता है, उसको हम ज्ञात करेंगे कि वो कम क्यों होता है। हमने क्या पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके जो द्रव्यमान हैं उनको जोड़ने पर क्या आता है? परमाणु का द्रव्यमान। फिर तो ये होना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने? 8, इसमें न्यूट्रॉन कितने? 8, और हमें निकालना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो उसमें क्या होना चाहिए? 8 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इनको जोड़ते तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आता। ऐसा किया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इस प्रकार से निकाला
और ऑक्सीजन के एक परमाणु को रियलिटी में टेस्ट किया और उसका द्रव्यमान निकाला। तो बच्चों ये पाया गया कि ये जो हमने निकाला इसका मान ज़्यादा था और जो वास्तविकता में था, वास्तविकता में जो द्रव्यमान निकाला गया वो कम था इसकी तुलना में। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में है कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमने थ्योरी ऐसी दी हुई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ेंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा जो भी तत्व हमने लिया है, लेकिन वो वास्तविकता से मैच नहीं करता। तो इसमें डिफरेंस क्यों है, इस बात को पढ़ते हैं कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से भिन्न होता है। इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होगी बच्चों, जो वास्तविक होता है द्रव्यमान वो जो हमने निकाला, यानी कि प्रायोगिक जो हमें बताया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को जोड़ के द्रव्यमान आया, उससे वास्तविक कम होता है। और जो कम होता है उसी चीज़ को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्योंकि कम हुआ तो क्षति हुई होगी, तभी तो कम हुआ ना, तो उसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और इसमें पहला पॉइंट है कि नाभिक के न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एक नाभिक में बंधे हुए हैं, एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान है, बंधे हुए हैं, तो हमें कितनी ऊर्जा रिक्वायर है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उनमें से किसी एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए। तो जितनी ऊर्जा हमें रिक्वायर्ड है वही बंधन ऊर्जा होगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा से वे बंधे हुए हैं उस ऊर्जा से थोड़ी अधिक ऊर्जा देंगे तभी वो नाभिक छोड़ के बाहर आने का प्रयास करेंगे। तो जिस ऊर्जा पर वो बाहर निकल के आने का प्रयास करेंगे वही क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा। और इसे कैसे समझाया जाता है, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से। आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण क्या होती है बच्चों, E बराबर mc²। m क्या है, द्रव्यमान, E क्या है, ऊर्जा, c क्या है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता के बारे में आपने अब तक क्या सुना, क्या नहीं सुना, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों रेडियो सक्रियता होती है कि जैसे कोई बड़े तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम, थ्योरियम, ऐसे जो बड़े तत्व होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे उन्हें हमने रख दिया, हम 10 ग्राम यूरेनियम लेके आए और उसको हमने रख दिया, तो उनमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली कम होते रहते हैं। उनमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का अपने आप ही उत्सर्जन होता रहता है और वो अपना क्षय करते रहते हैं और अपने आप ही घटते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो किसी भी परमाणु का अपने आप ही घटना, अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करना ही रेडियो सक्रियता है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें क्या होती है, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें होने के कारण जब इस क्षय की बात की गई कि ये कम क्यों हो रहा है, द्रव्यमान क्यों घट रहा है, तो उसे कहा गया रेडियो सक्रियता। आइए इसको पढ़ते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होते हैं, जिनमें से अपने आप ही किरणों का उत्सर्जन होता है, किरणों का उत्सर्जन होता है, या कुछ अदृश्य किरण से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। ये तो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये घटना होती है, इसे कहते हैं रेडियो
एक्टिविटी, ठीक है। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी बच्चों? हेनरी बेकेरल। और आपके ये क्वेश्चन और ये लाइन आने के प्रबल चांस है, क्योंकि आपसे वो लेवल के हिसाब से फॉर्मूला वगैरह तो पूछेगा नहीं। तो आपसे क्या पूछ सकता है? यदि आपके सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी है तो आपसे पूछ सकता है कि खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो वो कौन थे? हेनरी बेकेरल। और इसमें एक पॉइंट और है कि 1896 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, इन दोनों ने इसके बारे में बताया था। बच्चों दुख की बात है कि जो मैडम क्यूरी है उनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार तो मिला था, लेकिन इन दोनों की, ये पति पत्नी थे, इन दोनों की मृत्यु भी रेडियो एक्टिवता के कारण ही हुई थी। कि जब ये खोज कर रहे थे तो रेडियो एक्टिव पदार्थ इनके शरीर में इतना बढ़ चुके थे, जैसे उसी वातावरण में रहेंगे, रेडियो एक्टिव वाले वातावरण में रहेंगे तो हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं। और वो हानि इतनी हो गई कि इन दोनों की मृत्यु का कारण इनकी खोज ही थी, रेडियो एक्टिवता ही थी। बच्चों रेडियो एक्टिवता के लिए एक नियम दिया गया कि जैसे कोई यूरेनियम है, अब ये स्वतः विघटित होता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। लेकिन बच्चों एक लिमिट होगी ना कि कितने दिन में विघटित होगा। जैसे हमें दे दिया 100 ग्राम यूरेनियम, तो ये कितने दिन में विघटित होगा? ये कितने दिन में 50 ग्राम रहेगा, कितने दिन में 25 ग्राम रहेगा, कितने दिन में 1 ग्राम हो जाएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि ये किस प्रकार से घटता है, उसका एक फॉर्मूला दिया गया। तो वो फॉर्मूला इस प्रकार है कि रेडियो एक्टिव सक्रियता के नियम। और ये नियम इस प्रकार है बच्चों कि किसी क्षण, किसी सेकंड रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में शेष परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि समानुपाती होती है शेष परमाणुओं के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n बराबर n0 e की पावर लैम्बडा टी। n0 क्या है? जो हमारे पास शुरुआत में जब हमने नोटिस करना शुरू किया उस टाइम पे न्यूक्लियनों की संख्या कितनी थी या परमाणुओं की संख्या कितनी थी। उसके बाद में यहाँ लैम्बडा क्या है? क्षय नियतांक इस प्रकार से है कि ये किस स्पीड से क्षय हो रहा है। स्पीड भी तो पता होनी चाहिए ना बच्चों की, घट किस प्रकार से रहा है, कितनी दर से घट रहा है। जैसे एक तो 100 परमाणु के 1 सेकंड में 1 ही रह जाए, एक 100 परमाणुओं का 1 सेकंड में 90 रह जाए, तो ये दिखाता है ना कि 1 सेकंड में बदलाव कितना हो रहा है, क्षय कितना हो रहा है। तो उसके लिए नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं, जो हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। बच्चों इसके बाद में अगला है कि n क्या है। n ये है बच्चों कि जिस सेकंड हम मेजर कर रहे हैं, हम जिस सेकंड पर बात कर रहे हैं उस सेकंड पर न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, उस समय परमाणुओं की संख्या कितनी है। यानी कि जैसे n बराबर n0 e की पावर लैम्बडा टी है, तो ये तो हो गया कि जब हम निकालना चाहते हैं, जैसे हम इसी टाइम निकालना चाहते हैं, जैसे 2 बजे निकालना चाहते हैं, इस टाइम पे कितने परमाणु उपस्थित हैं हम ये निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि जब अभिक्रिया शुरू हुई थी तो उस टाइम पे कितने थे, जब शुरू हुई थी या प्रारंभ हुई थी तो उस टाइम पे परमाणु कितने थे। उसके बाद में लैम्बडा होता है कि किस दर से घट रहे हैं, और यहाँ पे टी क्या है बच्चों? समय, कि कितने समय में घटे हैं। तो इन सब के मान निकालने के बाद, फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि जिस समय हम ज्ञात करना चाहते हैं उस समय पर न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है या शेष परमाणुओं की संख्या
कितनी है। इसके बाद में आता है बच्चों अर्धायु काल। अर्धायु काल तो नाम से ही समझ में आता है कि इसमें आधे की बात की गई है। आधे की बात की गई है। आधा मतलब कि जब हमने रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया तो वो पूरा था, यानी कि जैसे 10 ग्राम भी लिया यदि हमने, तो वो जब हमने लिया तो 10 ग्राम था। तो अर्धायु काल का मतलब होता है कि इसकी संख्या आधी कब होगी। आधी कब होगी? जब ये 5 ग्राम रह जाएगा। तो आधी होने में कितना समय लगेगा, इसी को कहते हैं अर्धायु काल। जितना हमने लिया उसका आधा कितने समय में होगा, उसका मान निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा होने में कितना समय लगेगा, इसे कहते हैं अर्धायु काल। और इसे किस प्रकार निकालते हैं कि जो क्षय का हमें नियतांक दिया हुआ है, ये क्या है? क्षय नियतांक। ये क्या बताता है? दर। काहे की? क्षय की दर। ये क्षय की दर बताता है कि किस दर से क्षय हो रहा है। तो जब हमारे पास क्षयांक होगा, क्षय की दर होगी, और उसको अपन 0.693 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस परमाणु के लिए या उस तत्व के लिए अर्धायु काल, कि कितने समय में वो अपने प्रारंभिक परमाणु का आधा हो जाएगा, प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा हो जाएगा। यहाँ पे टी ऑफ क्या है? अर्धायु काल। और लैम्बडा क्या है बच्चों? क्षय नियतांक। जो रेडियो सक्रियता की इकाइयों के बारे में बात करें यदि, तो इसका एसआई जो मात्रक होता है वो होता है बेकुरल। खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। तो इनको रेस्पेक्ट देने के लिए एटलीस्ट इसकी इकाई तो बेकुरल रख देते हैं, ताकि भविष्य में जो अगली पीढ़ियाँ आएंगी उनको याद करने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए इनके सम्मान के लिए इसकी इकाई क्या रख दी? बेकुरल। और इसकी अदर जो इकाइयाँ हैं वो है क्यूरी और रदरफोर्ड, क्योंकि इन दोनों ने भी इसकी खोज में अपने योगदान दिए थे। तो बच्चों जब आ जाए कि बेकुरल इकाई का मात्रक है तो क्या लिखना है? रेडियो सक्रियता। या फिर बोल दे क्यूरी इकाई का मात्रक है तो रेडियो सक्रियता। रदरफोर्ड पूछ ले कि रदरफोर्ड या आरडी इकाई का मात्रक है तो हमें क्या बताना है? रेडियो सक्रियता का। इसके बाद में है बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक, जिसे कहेंगे नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रिया जानते हो आपकी 2 नाभिक या 2 परमाणु मिलके क्रिया करते हैं और नए परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 परमाणु मिलकर क्रिया करते हैं और नए परमाणु का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया अभिक्रिया। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 मिलके 1 ही बनाएंगे, 1 मिलके भी 2 बना सकते हैं, या फिर 2, 4, 6 कितने भी मिलकर कितने भी बना सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले हैं और जो दूसरे वाले हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद, इनके गुण अलग अलग होते हैं, तभी उसको अभिक्रिया कहा जाएगा। यानी कि जो पहले थे वो आपस में मिले और नए उत्पाद का निर्माण किया, उसे कहते हैं अभिक्रिया। और जब बच्चों इसमें नाभिक का भी, इनमें नाभिक के जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, इन सब का भी योगदान हो तो उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। जब हल्के नाभिक मिलके भारी नाभिक को बनाते हैं तो वो तो होता है नाभिकीय संलयन। कि जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बनाते हैं तो वो तो हो गया नाभिकीय संलयन। क्या? संलयन। जैसे 2 हाइड्रोजन मिले, इन्होंने एक हीलियम बना दिया, 2 न्यूट्रॉन बना दिए और ऊर्जा निकाल दी कितनी? 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया संलयन। क्यों? क्योंकि 2 मिले और 1 बनाया। संलयन का मतलब क्या होता है? जोड़ना।
ठीक है। तो दो मिले जुड़े एक बना, तो इसे तो कहेंगे संलयन। और ऐसा कहाँ पे होता है? नाभिकीय संलयन होता है सूर्य पे। धरती पे बच्चों ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके लिए करोड़ों डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और करोड़ों डिग्री टेम्परेचर यदि हम धरती पे जनरेट करेंगे तो सब पिघल जाएगा बच्चों। इसलिए ये केवल सूर्य पर संभव है। और जो हाइड्रोजन बम है वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और तो आप जानते हो कि कितना विनाशकारी होते हैं, जैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम। ये बच्चों प्रलय लाने के काम करते हैं। ये हमारी धरती के लिए सही नहीं है या उपयुक्त नहीं है। बच्चों जब एक हमने पढ़ लिया नाभिकीय संलयन, जिसमें क्या हो रहा था, छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बना रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? विखंडन, जिसमें एक बड़ा वाला मिलके छोटे छोटे बनाएगा। यही अंतर है दोनों में कि छोटे मिलके बड़ा बनाए तो संलयन, बड़ा मिलके छोटे छोटे हो जाए तो विखंडन। तो इसमें है कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे ये देख लो आप, यूरेनियम 235 है, जिसकी क्रिया एक न्यूट्रॉन से कराई तो हमें क्या मिला? 30 तो न्यूट्रॉन, 36 क्रिप्टॉन, 92 एक तत्व ये मिला, और एक मिला 56 बेरियम 141। उसके साथ में क्या मिली? ऊर्जा। बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस की कि नाभिकीय संलयन हो या फिर विखंडन, हमें ऊर्जा मिल रही है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, तो इनसे ऊर्जा निकलती है, वही विध्वंसकारी होती है। उसी से सारा रायता होता है, सारी तबाही उस ऊर्जा के कारण ही होती है। तो नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा निकलती है, जिससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है और वो इतना चमकदार होता है। और नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा मिलती है, जिससे परमाणु रिएक्टर चलते हैं, जैसे राउतबाटा में वो परमाणु रिएक्टर ही है, और वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। तो जब दो से अधिक परमाणुओं का निर्माण होगा किससे? एक बड़े भारी नाभिक से, तो वो होगा नाभिकीय विखंडन। और किस प्रकार? जैसे यूरेनियम 235 है, वो जब टूटा किसकी मदद से? एक न्यूट्रॉन की मदद से। तो क्या बना? 30 तो न्यूट्रॉन बने, एक क्रिप्टॉन बना और एक बेरियम बना। इनके बनने के साथ साथ और क्या बना? ऊर्जा उत्सर्जित हुई। और इसी कारण ऊर्जा उत्सर्जित हुई, इसी कारण हमें इससे ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय संयंत्र होते हैं या रिएक्टर। नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, जो हमारे आसपास कहाँ हैं? रावतबाटा में। जो विद्युत उत्पादन विखंडन से ही होता है। वहाँ परमाणु को तोड़ा जाता है, रेडियो एक्टिव जो परमाणु होते हैं जैसे यूरेनियम है, इसको तोड़ा जाता है, और टूटने से जो ऊर्जा बनती है उससे पानी को गर्म किया जाता है, और जो पानी से भाप बनती है उससे टरबाइन घुमाई जाती है, और फिर हमें बिजली मिलती है। तो अल्टीमेटली वो काय पे आधारित हो गया? विखंडन पे। बच्चों आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही है। कल की क्लास में हम इससे जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद में अगला हमारा होगा सेमी कंडक्टर। जब हम कल की क्लास में इसके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे कि अर्धचालक किस प्रकार काम करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अग्निवीर बनने के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।